हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे कुलाम्स लॉ के बारे में और साथ ही साथ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और जो उस पे हमारे बाकी चीजें हैं, जैसे कि इस पे हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है और उसके बीच में कोई एक चार्ज है, बाकी चार्जेस की वजह से उस पर कैसे फोर्स लगेगा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो कुलाम्स लॉ है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। इसके पहले कुलाम्स लॉ को पढ़ने के पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक जो हम लोग का शब्द आया वो कहाँ से आया, या जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द आया वो कहाँ से आया, यानी कि उसकी हिस्ट्री, उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ वो पढ़ा हम लोग ने। उसके बाद फिर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस भी पढ़ा। तो अब वहां पर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पे या उसके पहले हम लोग ने देखा था कि जो चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अगर कहीं पर मौजूद हैं, किसी दो बॉडी पर मौजूद हैं और वो सेम नेचर के हैं तो वो करते हैं रिपल्सन, और अगर वो अपोजिट नेचर के हैं तो वो करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो ये पता है कि करते हैं अट्रैक्ट या करते हैं रिपल्सन, बट ये नहीं पता कि वो करते रिपल्सन या जो अट्रैक्शन है वो कितना करते हैं, ये हम लोग को जानकारी नहीं थी। तो इसको मतलब हम लोग को क्या चाहिए, क्वांटिटेटिवली चाहिए। क्लियर? तो उसको दिया कुलाम्स ने। कुलाम ने एक लॉ दिया और उस पे उन्होंने बताया कि देखो, हमें पता है कि एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, और ये इसको करेगा रिपेल अगर ये दोनों होंगे सेम नेचर के। अगर ये दोनों सेम नेचर के नहीं हुए, यानी कि दोनों के दोनों कैसे हुए, अलग अलग, पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव, तो ये करेंगे अट्रैक्शन, ये हमें पता था। बट कितना करेंगे, कितना मतलब फोर्स लग रहा है ना उनके ऊपर, तो फोर्स की जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगा, वो कितना होगा, ये पता है कि फोर्स लगेगा रिपल्सन का या अट्रैक्शन का, बट कितना वो हमें पता चला कुलाम्स लॉ से। तो कुलाम्स लॉ क्या कहता है, ये एक्चुअली क्या है, इस तरीके की स्टडी है जिस पे इसको ऐसे डिराइव किया गया जिसपे कि हमें पता चला कि जो कुलाम्स लॉ है ना, उसको इस तरीके से निकाला गया कि दो चार्जेस को रखा गया। मान लीजिए एक चार्ज रखा और उस पे से दूसरे चार्ज की वैल्यू को बढ़ाया गया। क्या किया गया, दूसरे चार्ज की वैल्यू को बढ़ाया गया। तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि जो फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इन दो चार्जेस के प्रोडक्ट के। और अब इसमें फिर क्या किया उन्होंने, मान लो फोर्स जो है उस पर अभी तक किसको बढ़ा रहे थे, इसको बढ़ा रहे थे, इसको फिक्स रखा था, उन्होंने इसको बढ़ाया और इसको फिक्स रखा, तब भी वही चीज निकल कर आई। यानी कि ये दो जो चार्ज हैं, इन दो चार्ज में से किसी भी एक चार्ज की अगर वैल्यू को बढ़ाया जाएगा तो इनमें लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स है वो भी क्या होगा, या अगर सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, और अगर अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा। अगर उन दोनों में मौजूद क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा। क्लियर? ये यहां से पहली बात निकल कर आई, उसको उन्होंने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये था सबसे पहला उनका स्टेटमेंट। फिर उन्होंने Q1 और Q2 को अगर फिक्स रखा, क्या किया, Q1 और Q2 को अगर फिक्स रखा, तो उन दो को फिक्स रखने के बाद अगर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाई जाए तो उनमें आपस में लगने वाला जो फोर्स था वो डिक्रीज हो रहा था। क्या हो रहा था, डिक्रीज। यानी कि जो R और फोर्स के बीच का रिलेशन था वो था इनवर्स रिलेशन। यानी कि अगर क्या करते जाएं, इसकी इन दोनों के बीच की R बढ़ाते जाएं, तो जो इन दोनों में आपस में एक दूसरे को जो फोर्स लगा रहे थे वो घट रहा था। समझ गए? या फिर जो दो चार्जेस थे उनकी वैल्यू को हम लोग ने सेम रखा और उनको पास जब लाए तो उनमें लगने वाला फोर्स भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। यानी कि R को अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो F घट रहा है। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, इनवर्स रिलेशन। तो यहां से निकल कर आई बात कि F जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 या प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। सिस्टमैटिक जब उन्होंने स्टडी करी
ये तो पता चल रहा था कि R बढ़ाने पर फोर्स घट रहा है, बट कितना घट रहा है, कैसे घट रहा है, जब उसको स्टडी किया तो ये बात निकल कर आई कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर, मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। 1/r स्क्वायर फिर नहीं बोलेंगे, अगर इनवर्सली बोल दिया एक बार तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग रेडियस को, जो कि पहले मान लो 2 मीटर्स था, उसको 4 मीटर कर दे, क्या कर दे 4 मीटर, यानी कि 2 मीटर से बढ़ा 4 मीटर, तो जो फोर्स हो रहा था वो कितना घट जा रहा था, कितना चेंज हो जा रहा था, वो चेंज हो रहा था 4 स्क्वायर। पहले तो जो फोर्स था वो 1/2 स्क्वायर था, उसके बाद जो फोर्स हो रहा था वो 1/4 स्क्वायर हो रहा था। समझ रहे हो? तो इस चीज को कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इस चीज को क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे कि ये हो गया, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, उस पे भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ बोथ द बॉडीज या प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। ठीक है, तो इस तरीके के जब निकल कर आते हैं चीजें तो उसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो यहां पर जब इस प्रोपोर्शनलिटीज को एक साथ लगाया गया तो ये बन गया F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये बन गया। ठीक, अब इस पे जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो आ जाएगा कांस्टेंट, और ये बन जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। समझ गए? और ये जो K है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है SI में जब इसको कैलकुलेट करते हैं, SI यूनिट्स पे, मतलब जो हम लोग का SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसमें जब सारी चीजों को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इस K की वैल्यू निकल कर आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो इस K की वैल्यू इतनी होती है। समझ गए? इसी को हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो बन जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर कि जो Q1 Q2 है वो यही दो चार्जेस जो है हम लोग के, उनके चार्जेस की वैल्यू है। R स्क्वायर में जो R मौजूद है वो इन दो के बीच की डिस्टेंस है, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को आप ऐसे समझ सकते हैं कुछ कि फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम, वैक्यूम में उसकी वैक्यूम की कुछ प्रॉपर्टी है जो कि जो इलेक्ट्रिकल चीजें हैं उसको वो क्या करती हैं, अपने पास से गुजरने देती है या नहीं देती है, वो इस बात पे डिपेंड करता है, और ये कांस्टेंट होता है हम लोग का। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्लियर? तो हम कूलम्ब्स लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं जहां पर कि K को हटाकर ये आ जाएगा, और फिर गॉस वगैरह, जब गॉस यूनिट्स में जाते हैं हम लोग तो ये K की वैल्यू 1 होती है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ SI यूनिट्स है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर, जहां पर K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर होती है। इस हिसाब से जब इसको कंपेयर करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो निकल कर आएगी, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आ जाएगी हम लोग की इस पूरे की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर? बात समझ पे आई? ये चीजें हमें ध्यान रखनी है इन सब से रिलेटेड, या जो कूलम्ब्स लॉ है उससे रिलेटेड। साथ ही साथ जो कूलम्ब्स लॉ है ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। अभी देखिए क्या है, जैसे मैंने बताया कि जो हम लोग की साइंस है या फिजिक्स है, जो भी है, वो क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप होती चीजें। तो जब हमें कुछ नहीं पता था तब उन्होंने बताया कूलम्ब्स ने कि कितना फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में, हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसकी लिमिटेशंस ये थी कि ये सारा जो हमारा एप्लीकेबल था कूलम्ब्स लॉ, वो एप्लीकेबल है पॉइंट्स चार्जेस के लिए और स्टैटिक चार्जेस के लिए। अब ये दो पॉइंट क्या है, इनको अच्छे तरीके से समझते हैं।
पॉइंट चार्जेस का मतलब ये है कि आप इस तरीके से समझिए, आप कहीं खड़े हैं किसी खुले मैदान पे, ठीक है, किसी खुले मैदान पर आप खड़े हैं या किसी खुली जगह पर आप खड़े हैं और बहुत दूर कोई एक ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है आप उसको देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो कैसा दिखाई देगा? छोटा सा दिखाई देगा। उससे और जो दूर चीज हो उसको आप देखिए, वो और छोटी दिखाई देगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक लिमिट आएगी जहां पर कि आपको कोई ऑब्जेक्ट जो कि साइज में बहुत बड़ा होगा, बट क्योंकि आप उसको बहुत दूर से देख रहे हैं उसकी वजह से वो एक पॉइंट साइज का नजर आएगा। बात समझ पे आई? यानी कि अब उसका आपको डेफिनेट शेप एंड साइज समझ पे नहीं आएगा, बस आपको इतना समझ पे आएगा कि हाँ वहां पर तो कुछ है। तो कूलॉम्स लॉ पे कभी भी हम लोग एक एक्सटेंडेड बॉडी एज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड बॉडी कभी भी एज्यूम नहीं करते हैं। वहां पर हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ये मानते हैं कि सारा का सारा चार्ज, अगर लिख भी दिया कि कोई एक बॉडी ए है और बॉडी बी है, तो उस पूरे बॉडी का चार्ज किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होगा। यानी कि इस पूरी बॉडी को हम लोग इस पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे और इन दो पॉइंट्स के बीच में ही चीजों को कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लीजिए कि दो स्फेयर भी बोले गए तो उन दो स्फेयर के सेंटर्स के बीच की हम लोग डिस्टेंस मानेंगे। कैसे? ये अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि इसकी जो आर है और ये वाली जो डिस्टेंस ए है, ए मच मच ग्रेटर देन है आर, ठीक है। या फिर इसको उल्टा लिख दें कि ये ए हो गई अगर और ये आर हो गई, तो इसको आसानी से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आर इज मच मच ग्रेटर देन ए। तो उस केस में आर स्क्वायर मच 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 ग्रेटर देन ए हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर। ये क्या है, ये इसकी क्या मीनिंग है, ये जो मैंने अभी किया, ये समझ पे आया? नहीं समझ पे आया? देखो, आर बड़ा है ए से, आर बड़ा है ए से, तो आर को बड़ा कर दिया ए से। आर की वैल्यू मान ली 2 और ए की वैल्यू मान ली 1, ठीक है, या फिर इसको मान लीजिए 4। आर बड़ा है ए से, आर का स्क्वायर करो, आर का स्क्वायर हो गया 16, आर का स्क्वायर हो गया 16 और 1 का स्क्वायर हुआ 1, यानी कि 16 और बड़ा हो गया ए के स्क्वायर से, आर स्क्वायर और बड़ा हो गया ए के स्क्वायर से। यही चीज है यहां पर। तो इस अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग जो चीजें दिखेंगी, जो चार्जेस होंगे, वो पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव करेंगे और फिर हम उनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा उसको कैलकुलेट करेंगे। बात क्लियर यहां तक? दूसरी चीज, कूलॉम्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल होगा स्टैटिक चार्जेस में, यानी कि चार्जेस रुके होंगे, उस पर फोर्सेस तो लग रहे होंगे बट हम लोग ये मानेंगे कि ये जो चार्ज है वो कैसे हैं, रुके हुए हैं। क्योंकि जब ये चार्ज मूव करने लगते हैं तब फिर ये वाले फेनोमेना हम लोग नहीं इस तरीके से पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पार्ट आ जाता है, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं रह जाता, जिसको कि अब जो आगे चैप्टर्स हैं क्लास 12th के, उनमें धीरे धीरे समझ पर आएगा। अभी हम लोग क्लास 12th के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पर जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। समझो इस बात को। यहां पर पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, यानी कि चीजें क्या है, रुकी हुई है, चार्जेस रुके हुए हैं। उसके बाद थर्ड चैप्टर में चार्ज मूव कर रहा है और उस चार्ज के मूव करने की उस प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं जहां पर कि चार्ज मूव होता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। थर्ड चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पर पढ़ेंगे करंट। यानी कि करंट का मतलब ये नहीं होता कि इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है, करंट का मतलब होता है फ्लो। ये बात जानिए, करंट का मतलब होता है फ्लो। वाटर करंट भी होता है। वाटर करंट का मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि वाटर में करंट है, ठीक है। वाटर करंट अगर किसी ने बोला या न्यूज़पेपर में कभी आपने पढ़ा हो वाटर करंट के बारे में, तो उनका कहने का मतलब होता है कि पानी में बहाव बहुत ज्यादा है, बहाव बहुत ज्यादा है, फ्लो बहुत ज्यादा है, ठीक है। बरसात के टाइम पे जब डैम्स वगैरह खुल जाते हैं तो पानी के बहाव बहुत तेज हो जाता है। तो इसी तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही है, तो वो हम लोग का यहां पर पढ़ते हैं। और अब क्योंकि चार्जेस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज जो कि मूव कर रहा होगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि फिक्स्ड वेलोसिटी, वो प्रोड्यूस करेगा अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा?
मैग्नेटिक फील्ड, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लोग चौथे और पांचवें चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इसी तरीके से आ जाता है सिक्स चैप्टर, जहां पर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेवेंथ चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट। यहां पर डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ते हैं, यहां पर अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ते हैं। और फिर ऐसे करते करते आगे हम लोग पहुंच जाते हैं एट्थ चैप्टर में, जहां पर की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तो देखो, फर्स्ट में पढ़ा था स्टैटिक चार्जेस के बारे में, दूसरे में पढ़ा मूविंग चार्जेस के बारे में, और वो भी कैसा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म पे, और तीसरे में पढ़ा कि अगर चार्ज मूव करते हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो प्रोड्यूस करते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ। जो कि ये हम लोग अभी थ्रू आउट द जो भी हम लोग पढ़ेंगे उस पर ये मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ पर आ जाए कि हम किस तरीके से इसको स्टडी कर रहे हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात हो रही है। यहां पर सिक्स चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये हम लोग जो अपनी अगली क्लास होगी ना उस पर पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं एक ऐसा ओवरव्यू बता रहा हूं कि कुछ है, ये कुछ है जो कि ऐसे काम कर रहा है चीजें यहां पर। फिर उसके बाद यहां पर देखो, अभी तक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म दो अलग अलग चीजें मानी जाती थी, बट एट्थ चैप्टर पर आते आते दोनों एक ही हो जाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म पे या लाइट वेव्स के फॉर्म पे। समझ रहे कितना इंटरेस्टिंग है ये चीजें, कि हम लोग जहां रुकी हुई चीजों को उससे पढ़ने को चालू किया था और देखते देखते वो चीजें एक ही निकल कर आ गई। ठीक है, बात समझ पे आई? तो यहां पर हमें क्या करना है, अभी कुलाम्स लॉ पर वापस आना है और फिर आगे की चीजों को धीरे धीरे करते हुए आगे सीखते बढ़ना है। बट ध्यान क्या रखना है कि कुलाम्स लॉ हम लोग का एप्लीकेबल है स्टैटिक चार्जेस और पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, तो यहां तक समझ पे आ गया होगा। अब बढ़ता हूं आगे और डिफाइन करते हैं चल हम लोग वन कुलाम। तो वन कुलाम को डिफाइन करने के लिए हम लोग इसी जो कुलाम्स लॉ है हम लोग का उसी का यूज करेंगे। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? तो वन कुलाम चार्ज कितना होगा? वन कुलाम चार्ज हमारा तब होगा, देखो हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹। तो F इज इक्वल टू, यहां पर F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम्ब स्क्वायर। उसके बाद ये दोनों चार्जेस मान लीजिए कि दो सिस्टम है जहां पर कि एक कुलाम्ब इधर रखा हुआ है चार्ज और एक कुलाम्ब चार्ज इधर रखा हुआ है, और इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। उस केस में यहां पर 1 कुलाम्ब रखो, फिर यहां पर 1 कुलाम्ब रखो, ये कैपिटल है, कैपिटल सी। उसके बाद यहां पर क्योंकि 1 मीटर है तो 1 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो 1 कुलाम्ब और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि यहां सी स्क्वायर है, ऊपर सी इंटू सी है, फिर मीटर स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हम लोग का जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने पहले मान लिया कि अगर दो 1 कुलाम्ब चार्जेस हैं हम लोग के पास और उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया कि उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, और वो निकल कर आ गया इतना। तो अब इसको थोड़ा सा उल्टा डिफाइन करेंगे कि लेट अस सपोज हम लोग के पास दो चार्ज हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, और इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो 9 × 10⁹ न्यूटन का है। अगर तो इन दोनों जो हम लोग के चार्जेस हैं वो 1 कुलाम्ब के होंगे, इन दोनों में जो चार्ज होगा वो 1 कुलाम्ब का होगा। क्लियर? तो 1 कुलाम्ब हम लोग का ऐसे ही डिफाइंड है। 1 coulomb is the charge that when placed at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude in vacuum experiences an electrical force of repulsion of magnitude this। समझ गए? क्लियर? तो अब चलते हैं आगे और इसका कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखते हैं।
देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ पे क्या ऐड हो जाएगा, उसके लिए पहले हम लोग जो कूलॉम्स लॉ भी पढ़ कर आए हम लोग, वो क्या है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ा है। या फिर इसको ऐसे लिख दें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बन गया। अब यहां पर क्या होगा, देखिए ये जो फोर्स है, ये जो यहां पर हम लोग का मतलब कूलॉम्स लॉ दिया हुआ है, उसमें मान लीजिए कि जो फोर्स है वो हमेशा, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में ही लगेगा, तो दो चार्ज क्या है, कंपलसरी है। तो हम लोग ने बना दिए दो चार्ज, एक Q1 और दूसरा Q2, और इनकी पोजीशन बताई ओरिजिन से। किससे बताई, ओरिजिन से। यानी कि अगर मैं एक यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ड्रॉ करूं तो ये उसका हो गया ओरिजिन, और इस ओरिजिन से, इस ओरिजिन O से बना दिया एक रेडियस वेक्टर Q2 की पोजीशन को बताने के लिए, या फिर कह लीजिए पोजीशन वेक्टर बना दिया Q2 को रिप्रेजेंट करने के लिए कि Q2 कहां पर है। तो ये हो गया R2, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं अपनी कॉपी में, और ये जो R1 है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, जो कि R1 रिप्रेजेंट कर रहा है Q1 की पोजीशन और R2 रिप्रेजेंट कर रहा है Q2 की पोजीशन। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q1 और Q2 की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जबकि कूलॉम्स लॉ पे ये जो R होता है वो डिस्टेंस होती है इन दो चार्जेस के बीच की, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होती है, इन दो चार्जेस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकल कर आएगा, देखो दो पोजीशन वेक्टर पता है हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सिंपली क्या करें, इनको हम लोग जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है उसका यूज करके यहां पर निकाल लिया हम लोग ने, ये R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अब ये कैसे निकल कर आया, ये निकल कर आया है ऐसे कि हम लोग ने सिंपली ये माना ये R1, फिर इसकी यहां से ये रखी ये R21, तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट यहां पर, यानी कि R21 प्लस R1 इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो R21 जो होगा वो हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, बात समझ पे आई। तो ये इन दोनों के बीच का जो वेक्टर है वो हमें पता चल गया कितना है, R21, और कैसे निकल कर आएगा, वो ऐसे निकल कर आ गया। ठीक है, तो बस इसी चीज को हम लोग पुट करेंगे कहां पर, यहां पर। अब क्योंकि R21 का यहां पर मैग्नीट्यूड जाएगा इस जगह पर, और हमें वेक्टर फॉर्म पे लिखना है, यानी कि फोर्स देखो जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो अब ये जो फोर्स है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर इस तरीके से एक्शन एंड रिएक्शन पेयर की बात करें तो वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है। सेम चीज है यहां पर भी, ये चार्ज जितना फोर्स इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये चार्ज इस पे लगाएगा, बट इनकी जो डायरेक्शन होगी वो जस्ट अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो उसी चीज को यहां पर हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं वेक्टर फॉर्म पे कूलॉम्स लॉ के। तो F21 अगर मैंने लिखा, इसका मतलब है फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। इसको मैं लिख दूं, F21 को क्या पढ़ेंगे, F21 को पढ़ेंगे हम लोग फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट कितना चार्ज लगा रहा है, या फिर फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू चार्ज फर्स्ट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू की जगह यहां पर ये लिखना ज्यादा अच्छा होगा कि फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू चार्ज फर्स्ट। ठीक है, ये हम लोग ने ऐसे लिख दिया। ठीक, क्लियर, बात समझ पे आई। इसको पढ़ते हैं ऐसे, तो यानी कि क्या हुआ, ये हम लोग निकाल रहे हैं फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड, सेकेंड वाले चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, हम इस बात को निकाल रहे हैं। और ये फोर्स लगा कौन रहा है, पहला चार्ज। ठीक है,
तो हम लोग देखेंगे इस सेकंड वाले चार्ज को और इस पे फोर्स लगा रहा है ये। अब क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं कि दोनों कैसे सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव जो भी हैं, तो ये लगाएंगे रिपल्सिव फोर्स। तो F21 की डायरेक्शन हो गई ये रिपल्सन, इधर फोर्स लग रहा था, तो ये हो गई इसकी डायरेक्शन F21 की। यानी कि ये अगर डायरेक्शन हम लोग रिप्रेजेंट करें तो इसके यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R21 के यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R2 या R21 एक वेक्टर है और इसी डायरेक्शन पे ही तो फोर्स लग रहा है, तो R21 का हम लोग अगर यूनिट वेक्टर निकालें तो वो निकल कर आ जाएगा R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R21। ठीक है, सेम चीज यहां पर यूज की गई है। ठीक, ये R21 ये, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड जो कि हम लोग ने डायरेक्ट इससे निकाल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए होती है और यहां पर R21 इसका मॉड है और उसका स्क्वायर कर दिया और फिर उसके साथ उसकी डायरेक्शन का मल्टीप्लाई कर दिया जो कि है R21 इस डायरेक्शन में, R21 इस डायरेक्शन में। ठीक है, और यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो है वही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, बात समझ पे आई। तो अभी इसका क्या मैं उल्टा निकाल सकता हूं, उल्टा यानी कि F12, बिल्कुल F12 में क्या फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन का, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का। ये जस्ट अपोजिट होगा F21 के, तो अगर ये जस्ट अपोजिट है F21 के तो हम लोग लगाएंगे माइनस और F21 को लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा R21 ये। अब देखिए ये जो R21 है, क्योंकि ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है और माइनस के साथ जब ये जाएगा यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अगर R21 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो बना है ये एरो, ये अगर R21 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये वाला जो वेक्टर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा माइनस R21 को, यूनिट वेक्टर। ठीक है, समझे? तो इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि R21 हम लोग का हो गया R2 माइनस R1 और R12 हो गया R1 माइनस R2। ठीक है, R12 हो गया R1 माइनस R2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस लगाकर R21 के, तो R21 हम लोग का बन जाएगा ये और R12 बन जाएगा ये। ठीक है, तो सिंपली हम लोग ने क्या निकाल लिया F12। ठीक है, माइनस लगाकर बन जाएगा। इसी पे अगर आप लोग चेंज करते हैं तो ये बन जाएगा F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 कैप, माइनस यहां से हट जाएगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे की जो इनकी डायरेक्शन है वो इनकी अपोजिट होती है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ से एक और जुड़ी खास बात होती है कि अगर ये दो चार्जेस ऐसे हैं तो ये चार्ज जो इस पे फोर्स लगाता है वो उसी लाइन में लगाता है जिस लाइन से हम लोग इसको क्या करते हैं, मीट करते हैं आपस में। तो देख पा रहे हैं ना, जैसे R21 है, इसी लाइन के अबाउट ही फोर्स लगा रहा है ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर और ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर, भले ही उनका डायरेक्शन अपोजिट हो बट मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ये था हम लोग का वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसी पे F12 अगर निकालना है तो आप माइनस लगाकर कर सकते हैं और F12 को बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे ये था ना F21, तो पढ़ रहे थे फोर्स ऑन चार्ज सेकंड ड्यू टू चार्ज फर्स्ट, तो यहां पर पढ़ेंगे F12 को। सोचिए, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकंड, पहले में फोर्स दूसरे की वजह से। क्लियर? ये आपको बातें ध्यान रखनी है इससे रिलेटेड। अब देखिए इस पे एक एग्जांपल लगाते हैं और समझते हैं कि ये जो हम लोग का कूलम्ब्स लॉ है वो किस तरीके से हमें हेल्प करता है दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को फाइंड करने के लिए। तो देखो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स। ये देखो शब्द है ना, स्मॉल चार्ज स्फीयर, तो ये उस प्रॉपर्टी को बता रहा है कि हम बात कर रहे हैं पॉइंट चार्जेस की। किसकी बात कर रहे हैं?
पॉइंट चार्जेस की। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, कूलम्ब्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल है किस पे, पॉइंट चार्जेस के केस में। हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ते 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 ये पॉइंट को भूल जाते हैं और कहीं पर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, 12th में तो भले ही ना है बट आगे चलकर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पर कि कूलम्ब्स लॉ हमारा लगेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर पॉइंट चार्जेस है ही नहीं, तो वहां पर हमसे गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो देखो स्मॉल चार्ज स्फीयर दिया हुआ है और उनमें चार्ज है वो है, एक में इतना और दूसरे में इतना, और उनके बीच की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। देखो अपार्ट इन एयर लिखा हुआ है, यानी कि इनके बीच में जो हम लोग की चीजें मौजूद है वो एयर है, तो हम लोग एयर के लिए भी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन, मतलब जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो वैक्यूम वाली परमिटिविटी ही लेकर चलते हैं। ठीक है, इस पे कोई अंतर नहीं आता। तो इस पे क्या क्या ध्यान रखना है आपको, क्या क्या समझना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन से ही हमें पता चल रहा है कि क्या करना है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अगर वो आपको पता चलने लगा तो आप भी सॉल्व करने लगेंगे। हाँ या ना, बात समझ में आई? मुझे कौन बता रहा है कि आंसर क्या निकालना है, ये क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दी है, बस आपको सीखना है कि किस तरीके से उस क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो देखो ये करते कैसे हैं, ये करते इस तरीके से हैं। सबसे पहले इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं जो इंफॉर्मेशन होती है। तो व्हाट इज द फोर्स, पूछा है फोर्स, पूछा है फोर्स, ये लिख दिया। उसके बाद बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर, स्मॉल चार्ज स्फीयर की बात हो रही है, यानी पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है, दिमाग में आना चाहिए। क्वेश्चन में कभी भी इंफॉर्मेशन अननेसेसरी नहीं दी हुई होती है, सबका कुछ ना कुछ मकसद होता है, इसी वजह से कुछ में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि हमें लगता है। ठीक है, अब तो यहां पर अब क्या है, एक चार्ज की वैल्यू है इतनी और दूसरे चार्ज की वैल्यू इतनी, तो मान लीजिए इस पे कि जो Q1 है वो है 2 × 10⁻⁻2 कूलम, यहाँ पे -7 है तो -7 कूलम, और दूसरा जो चार्ज है वो है 3 × 10⁻⁻7 कूलम, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 × 10⁻⁻2 मीटर्स। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा चीजें SI यूनिट्स पे ही कैलकुलेट होंगी, क्योंकि इस फॉर्मूले में, कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है ना उसकी वैल्यू देखी थी क्या थी, उसमें मीटर स्क्वायर मौजूद था, समझे? तो जब वहां पर हम लोग का मीटर स्क्वायर मौजूद है, यानी कि हम लोग को क्या करना होगा, बाकी चीजों को भी मीटर पे ही पुट करना होगा, तो सेंटीमीटर यूज नहीं करेंगे। तो देखो ये इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली इस क्वेश्चन से, हमें फाइंड क्या करना है, f, तो f को वैसे ही रखा रहने देंगे, बाकी जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, और हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। Q1 की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁻7 कूलम इंटू 3 है, फिर तो 3 × 10⁻⁻7 कूलम डिवाइडेड बाई 30 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो देखो ये जब स्क्वायर करेंगे तो मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, बन जाएगा मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर से कूलम्ब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा सिर्फ मैथमेटिक्स, और आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं आंसर क्या होगा। इसको अगर और आसान करना हो तो ये कर सकते हैं आप, देखिए 9 × 10⁹ हमेशा मल्टीप्लाई की बजाय आप सोचिए कि कुछ चीजें आपस में कट जाए, तो 9 × 10⁹ लिखा, उसके बाद 3 × 2 = 6 लिख दिया आपने, और यहां पर 10⁻⁻7 पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, हो जाएगा -14। नीचे की पावर क्या बनेगी, 30 × 30 × 10⁻⁴, यही बनेगा। हाँ या ना? देखो इसको भी अगर मैं सही तरीके से लिखूं तो ये लिखा जा सकता है 3 × 3 × 10⁻², यही तो था। ठीक है, तो 10⁻² और 10⁻⁻4 मिलके बन जाएगा 10⁻²। देखो मैं समझाने के लिए इतना कर रहा हूं, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से समझ पे आ जाए कि कैलकुलेशन को भी कितनी आसानी से करना है। यहां से अब 3 × 3 = 9 होता है, कट गया, तो हमें क्यों मल्टीप्लाई करना था 9 और 6 का,
डायरेक्ट जब कट रहा है, तो ये हमें चीजें देखनी होती है। अभी देखो 10⁻², 10⁻14 ये आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा यहाँ पर 10⁻12। जब ऐसा हो जाएगा उसके बाद ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻12। तो कितना बचेगा यहाँ पर 6 इंटू 10⁻, यहाँ पर 3 न्यूटन फोर्स। तो इसको हम लोग 6 मिली न्यूटन फोर्स ऐसे निकाल सकते हैं, कितना फोर्स इस पे अप्लाई होगा। क्लियर? बात समझ पे आई? किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, क्या निकालेंगे इंफॉर्मेशन, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी क्या करना है अब हम लोग को कि आगे चलना है और थोड़ा रुक कर चलना है। ठीक है, कैसे? अभी क्या है, यहां पर कूलम्ब्स लॉ हम लोग ने पढ़ लिया, अब इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, बट उसके पहले एक और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, और वो एग्जाम्पल हम लोग का कैसा है आइए देखते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर चार्ज इतना इन एयर इज दिस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है और उसने दे दिया कितना है फोर्स, देखो यूनिट न्यूटन है ना, तो 0.2 न्यूटन ऑन अ स्मॉल स्फीयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस, मान लिया ये है, और दूसरा स्मॉल स्फीयर वो है 0.8 माइक्रोकूलम। इन एयर की बात हो रही है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट ही लेकर चलेंगे हम लोग, इस पे कोई और वैल्यू यूज नहीं करेंगे, एप्सिलॉन नॉट ही होगा, वो वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। सिंपली कूलम्ब्स लॉ पे हम लोग के है क्या क्या वेरिएबल, क्या क्या है इस पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो फिक्स है। वेरिएबल है Q1 Q2 और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो एक चार्ज पता है Q1, दूसरा चार्ज पता है Q2, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है R वो फाइंड करनी है। सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे पुट कर देंगे 0.2 की वैल्यू, तो 0.2 ध्यान दीजिएगा यूनिट सेम रखनी है हम लोग को सारी। अगर सेंटीमीटर लेके चल रहा है तो सेंटीमीटर होगी, बट सेंटीमीटर हम लोग यूज ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मीटर स्क्वायर में होती है। ठीक है, तो 0.2 और फिर यहां पर हम लोग का बन जाएगा इस जगह पर 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। फिर उसके बाद यहां पर Q1 Q2 जो है, Q1 Q2 जो वैल्यूज है उनको पुट कर देंगे, तो 0.4 माइक्रोकूलम्ब इंटू -0.8 माइक्रोकूलम्ब, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे किससे, हम लोग R स्क्वायर से, क्योंकि वही तो फाइंड करना है। बस अब सिंपल इस पे मैथमेटिक्स रह गई कि माइक्रो जो है उसको 10⁻⁻6 लिखे। यहां पर जो माइनस है वो क्या शो कर रहा है, जो इस पे बताने वाली बात है वो ये है कि यहां पर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो माइनस लिखा हुआ है, तो ये माइनस क्या शो कर रहा है, एक्चुअली माइनस का कैलकुलेशन के साथ कोई संबंध नहीं है। माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि जो दो चार्जेस हैं उनके बीच में फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव, यानी कि ये चार्ज इस चार्ज को इधर खींचेगा और ये चार्ज इस चार्ज को इधर खींचेगा। पिछले एग्जाम्पल पर रिपल्सन हो रहा था तो हम लोग ने फोर्स का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया था, डायरेक्शन बताना हम लोग अब जैसे सीख रहे हैं, ठीक है, उसी तरीके से वहां पर हम लोग डायरेक्शन उसको बता सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या हुआ, सिंपली आगे 0.2 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, और यहां पर देखो कूलम्ब स्क्वायर से ये वाला C और ये वाला C कट जाएगा और बचेगा यहाँ पर 0.4, और माइनस अगर हम लोग हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, क्योंकि माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स अट्रैक्टिव है, बस इससे ज्यादा कैलकुलेशन में उसका कोई पार्ट नहीं होता, तो हम लोग इसको हटा कर लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड बताना है और मैग्नीट्यूड का माइनस यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव। पिछले में पॉजिटिव था दोनों, यानी कि रिपल्सिव होगा, और यहाँ पर एक निगेटिव है यानी कि अट्रैक्टिव होगा। ये वो, और माइक्रो है 2, यानी कि माइक्रो का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो का स्क्वायर यानी कि 10⁻⁻6 का स्क्वायर,
और इसको डिवाइड कर देंगे आर स्क्वायर से। बस सिंपली ये 0.2 इधर आ जाएगा, आर स्क्वायर उधर चल जाएगा और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? और हमारे आर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई ही कर दिया जाए। इसको देखिए ऐसे करिए कि आर स्क्वायर इधर लेकर आइए, 9 इंटू 10⁻9 ऐसे लिखिए, इंटू 0.4 ऐसे लिखिए, 0.8 इधर लिखिए, 8 10⁻6 स्क्वायर ऐसे लिखिए और नीचे 0.2 लिखिए। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.2 इसको कैंसिल आउट कर देगा 4 टाइम्स पे, और इसका जो ये है 0.4 इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻1, जो कि 10⁻1 इसके साथ आ जाएगा और ये बन जाएगा 10⁸। ठीक है, बस अब सिंपली इसको ओपन कर लेंगे तो आर हम लोग का यहाँ पर अंडर स्कोर में आ जाएगा सब कुछ। 9 इंटू 10⁸ इंटू 4 स्क्वायर, 4 इंटू 4 बना ना, 4 स्क्वायर इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। क्लियर? तो क्या बचा यहाँ पर? एक जगह इस जगह पर बच गया हम लोग का 3, उसके बाद 10⁴ इंटू 4 इंटू 10⁻6, तो 4 3 12 हो जाएगा। और यहां पर फिर हम लोग जो भी चीजें हैं वो बच जाएंगी 10⁻2, यानी कि 12 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। बात समझ पे आ गई? अब देखो यहां पर प्लस माइनस दो चीजें निकल कर आती हैं, तो हम लोग प्लस वाले को ही चूज करेंगे, माइनस को नहीं चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस माइनस पे नहीं हो सकती है। क्लियर? तो इसी वजह से ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत कर दीजिएगा कि यहां पर माइनस आप लेकर चल कर आ रहे हैं और यहां पर जब प्लस माइनस आया तो सोचेंगे कि माइनस माइनस ले लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। नहीं, वो मैथमेटिकली सही हो सकता है देखने में भी बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ना तो वो मैथमेटिकली सही है ना तो वो फिजिकली सही है। ठीक है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है। क्लियर? अब चलते हैं आगे और बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की या फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस की। तो देखिए, अगर हमारे पास एक इधर चार्ज है और इधर कई ढेर सारे चार्ज रखे हैं, तो इस पे टोटल कितना फोर्स लगेगा? टोटल जो इसका फोर्स लगता है वो निकल कर आता है हम लोग का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी बॉडी में फोर्स लग रहा है F1, F2, F3, तो इन सबका कर दिया जाए वेक्टर सम, तो हम इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है वो निकाल सकते हैं। क्लियर? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम लोग अब सिंपली क्या करेंगे, देखो इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इस Q3 की वजह से लगेगा, इस Q2 की वजह से लगेगा, इस Q4 की वजह से लगेगा, इस Q5 की वजह से लगेगा। Q2 की वजह से जब लगेगा, जब इस Q2 की वजह से लगेगा तो किधर होगा फोर्स? इधर। इस Q4 की वजह से जब लगेगा तो होगा इधर, इसकी वजह से जब होगा इधर, इसकी वजह से जब होगा इधर। तो हम लोग को पहले इन दो वेक्टर्स का वेक्टर सम निकालना होगा, तो इसका इधर निकल कर आएगा, फिर इसका हम लोग लेंगे तो फिर कहीं निकल कर आएगा। इस तरह करते करते जो रिजल्टेंट फोर्स है हम लोग का वो इधर कहीं निकल कर आ जाएगा, एफ नेट। तो हमें इसका वेक्टर सम भी करना होता है इस तरीके से, और एफ एन तक जाते हैं डॉट 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 एफ एन तक, और इसको हमें यहां पर इसका जो भी चीजें हैं उसको फाइनली करना होता है। क्लियर? बात समझ पे आई? तो अब क्या है यहां पर कि ये जो F12 है इसको मैं जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि जो सारी चीजें हैं वो अच्छे से हमें समझ पर भी आ जाएं और जल्दी फिनिश हो भी जाए। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है कि F12 है, जो F12 यानी कि फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, F13 यानी कि फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू थर्ड। अगर दो ही सिर्फ यहां पर एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, ये वाले, तो उनकी वजह से फोर्स होता हम लोग का F1 पर लगने वाला F12 प्लस F13, जिसको कि हम लोग ऐसे लिख देते हैं। और टोटल चार्ज जो टोटल फोर्स अगर हम लोग सब की तरफ से देखें कि यहां पर बहुत ढेर सारे चार्ज हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा कॉमन, और हम लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको देखिए ये फॉर्म देखने में बहुत हैवी लग रहा होगा, बहुत बड़ा लग रहा होगा, बल्कि लग रहा होगा, बट हमें इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम लोग को कॉन्सेप्ट्स पता हो कि किस तरीके से अप्लाई करना है इसको।
तो अप्लाई सिंपली यही है हम लोग का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि ये कहता है कि किसी चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर ही निकालना पड़ेगा। तो वहीं से ये चीजें पुट करते हुए ये चीज निकल कर आती है। तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करने के बजाय डायरेक्ट एक एक करके भी फोर्स निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं ये एग्जाम्पल लेकर। 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC and QD are located at the corners of a square of side 10 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर एक चार्ज है QA, दूसरा चार्ज है यहां पर QB, तीसरा चार्ज है QC और चौथा है QD। इस तरीके से हम लोग के पास यहां पर चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है। तो यहां पर QA पे क्या हो जाएगा 2 माइक्रोकुलम, QB -5 माइक्रोकुलम, QC 2 माइक्रोकुलम और QD हो जाएगा -5 माइक्रोकुलम, ठीक है। बात आई समझ पे, ये हो गया। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ एबिसिडी ऑफ 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो ये एक यहां पर पुट कर दिया गया है चार्ज 1 माइक्रोकुलम का, और हमें बताना है कि इसके ऊपर कितना नेट फोर्स लगेगा। तो देखो, सबसे पहले हम इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स अगर देखें तो ये इस पे ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन पर, इधर इसकी वजह से। फिर अगर हम लोग इस चार्ज की वजह से देखें तो वो भी इधर अप्लाई करेगा फोर्स, है ना। अब देखो, क्योंकि यहां पर जो Q1 और Q2 की वैल्यू है और इधर Q1 और Q2 की जो वैल्यू है वो है सेम, और ये एक स्क्वायर है तो सारी साइड सेम है, तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम होगी। यानी कि जो इनका मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट निकल कर आ रही है, तो ये एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट। क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, आपस में ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरीके से जब यहां पर देखें इन पेयर्स पे, तो 1 माइक्रोकुलम और 2 माइक्रोकुलम ये एक पेयर बना। इसी तरीके से 1 और 2 ये एक पेयर बना। ये क्योंकि यहां पर एक मिनट, एक चीज यहां पर सही कर देता हूं मैं। ये क्या है कि ये माइनस है, ठीक है। तो माइनस है और ये पॉजिटिव है, तो ये फोर्स इस पे इधर लगाएगा, ये वाला, ये फोर्स इस पे इधर लगाएगा और ये वाला इधर फोर्स लगाएगा। बस डायरेक्शन चेंज हो गई, बट ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा माइनस प्लस को देखते हुए। तो ये यहां पर हम लोग का अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो इधर फोर्स लगा और इधर फोर्स लगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली इन केस के लिए भी जो फोर्स लग रहा है ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरफ, और ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरफ, क्योंकि ये दोनों जो पेयर ऑफ चार्जेस हैं वो सेम है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, आर और आर इसके दोनों के लिए सेम है। तो इनका भी जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन होने पर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और ये इसने इसको कैंसिल आउट किया, इसने इसको कैंसिल आउट किया, तो इसमें नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या हम लोग को जरूरत पड़ी उस फॉर्मूले की जो कि अभी हम लोग देख कर आए थे? नहीं, हम लोग ने सिर्फ लगाया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि कहता है कि हमें वेक्टर एडिशन करना होगा सारे फोर्सेस का, किसी चार्ज पर लगने वाले जो भी जितने भी फोर्स हैं उनका, बाकी चार्जेस की वजह से। तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उनको अप्रोच करना है कि जो कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस में जब किसी एक चार्ज पर फोर्स लग रहा हो तो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करना है। तो हो सकता है हमें उतना बड़ा जो फॉर्मूला है उसको याद रखने की जरूरत ना हो और आसानी से आंसर हमारा निकल कर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 0 न्यूटन फोर्स निकल कर आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर सम करने पे वो 0 निकल कर आ रहा है। तो आपको आज क्लास समझ पर आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। और जो इसका अगली क्लास होगी उस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसके चारों तरफ। तो थैंक यू।